शुरुआत कहानी के लीड करेक्टर रणविजय से होती है, जिसका स्कूल टीचर उसे घर जल्दी जाने की इच्छा जाहिर करते हुए उसे गुस्से में आकर 2 स्केल मार देती है। तभी रणवीर की 2 बहनों को दिखाया जाता है, रूप और रीत। ये सभी बच्चे भागते हुए घर आते हैं। बेसिकली आज रणविजय के पापा यानी कि बलवीर सिंह का बर्थडे हो। बलवीर सिंह घर पर आते हैं तो उनकी वाइफ ज्योति उनसे कहती है कि रणविजय सुबह से आपका वेट कर रहा था मगर आप नहीं थे। तो बलवीर सिंह अब गीतांजलि से ऑब्सेस्ड होता है। वह कुछ ऐसी बातें बताता है जिसके कारण अब गीतांजलि को भी लगने लगता है कि जिससे उसकी शादी हो रही है वो पर्सन उसके लिए ठीक नहीं है, बल्कि उसको रणविजय के साथ शादी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट डे उसके पापा यानी कि बलवीर सिंह का 68 यानी कि 60वां जन्मदिन होता है। तो यहाँ दादा पोता और बाप एक साथ फोटोज वगैरह खाने की उसका जीजा जाकर रणविजय को कहता है कि तुमसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग आए हैं, जाकर उनसे मिलो, बातचीत करो। जहाँ पर रणविजय कहता है कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मेरी दादाजी के साथ में बढ़िया बातें चल रही और मैं उनके साथ खुश हूँ। यह बात सुनकर उन दोनों में झगड़ा होने लग जाता है कि तभी वहाँ पर रीत पहुँच जाती है और कहती है कि सॉरी मांगो तुम्हारे जीजा जी से यानी कि वरुण से, मगर इस पर वह उसे सॉरी नहीं मांगता। अगेन झगड़ा बढ़ जाता है। अब ये झगड़ा पहुंच जाता है पापा जी के पास में यानी कि बलवीर सिंह के पास में। तो पापा अगेन खरी खोटी सुना देते हैं, जहाँ पर अब आता है बचपन वाला किस्सा। अब इसमें हुआ ये था कि जब प्रीति कॉलेज में पढ़ रही थी उन टाइम में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। इन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो गया था, जहाँ पर रणविजय कहता है ठीक है मैं अगेन आज। इन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो गया था, जहाँ पर रणविजय कहता है कि ठीक है मैं अगेन आज रात की फ्लाइट से निकल रहा हूँ अमेरिका और अब कभी भी लौट कर नहीं आऊँगा। लेकिन इसी और फादर से मिलवाता है, मगर उसके फादर आज बिजनेस मीटिंग एंड केक कटिंग वगैरह में लगे हुए थे। उसकी बातों को जरा भी सा भी टाइम नहीं मिलता था, नज़रअंदाज किया जाता था। इसलिए वह गीतांजलि को लेकर अपने प्राइवेट जेट से अमेरिका के लिए निकल जाता है। इसी बीच प्लेन में इनके बीच बहुत कुछ हो जाता है। खैर बताऊंगा नहीं, वो चीज़ देखने पर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। खैर समझदार को इशारा ये काफ़ी है। नेक्स्ट डे ये पहुंचते हिमाचल में और यहाँ पर शादी वगैरह करते हैं हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, यानी कि मंदिर में फेरे वगैरह लगन। आगे रात को वही सारे इंटीमेट सीन होते हैं, जिसके बाद कहानी यहाँ तक से आगे बढ़ती है डायरेक्टली 8 साल आगे। और हम देख पाते हैं कि एक एनिमल जिसके मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ है और यह सीधे कंपनी में पहुंचता है बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ। वे लोग आते ही वरुण को जान से मार देते हैं। इस हॉल में काफी सारे लोग बैठे होते हैं। इनमें से एक शख्स होता है अशरार उल्लाह, जो कि सारे कांड को देख रहा था मगर कुछ कर नहीं पाता, मगर मन में उसके कुछ तो चल रहा था। वह क्या चल रहा था वह मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद हम रणवीर को अपनी पूरी टीम के साथ देख पाते हैं, जो बॉडीगार्ड को लेकर आया था वो उसके सारे कजन भाई होते हैं। इनफैक्ट अब तो गीतांजलि को भी मालूम चल चुका था कि रणविजय ने आज एक मर्डर किया है और वो एक क्रिमिनल के साथ सरवाइव कर रही है। वह अपने बच्चों को वापस से अमेरिका ले जाना चाहती है, जहां पर हमें यह मर्डर क्यों हुआ, 8 साल बाद ये लोग वापस इंडिया क्यों आए, इसकी ब्रेक स्टोरी दिखाई जाती है। अब होता है कि एक दिन बलवीर सिंह गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर 2 गोलियां आकर लगती हैं, मगर यह नहीं पता था कि हमने किसने करवाया। यह खबर रणविजय तक भी पहुंच जाती है। तो वह 8 साल बाद में यहाँ पर आता है अपनी फैमिली को देखने, पापा से बातचीत करता है। तो बलवीर सिंह का कहना था कि जब मुझे पहले गोली लगी थी मुझे तुम्हारा ही ख्याल आया, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने अभी तक तुम्हारे साथ जो भी किया वह गलत किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी बीच रणविजय की मुलाकात मिश्रा अंकल से होती है, जो बलवीर सिंह के बहुत खास अच्छे दोस्त होते हैं। वह बताते हैं कि यह पहली बार नहीं था जब बलवीर के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। इससे पहले भी कई लोगों ने ऐसी कोशिश करी, मगर यह हमले की रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और अब तो वर्करों ने काम पर आना भी छोड़ दिया है, जहां पर रणविजय खुद पहुंचता है कंपनी में और सभी लोगों को विश्वास दिलाता है कि जब तक पापा के कातिल का गला अपने हाथों से नहीं काटूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हम लोगों ने पहले भी इंडिया के लिए बहुत कुछ किया और आगे भी करते रहेंगे। सभी लोग अपना काम दिल से करें। और जहाँ तक रही पापा की बात, 3 महीने के बाद वह आप सभी के सामने होंगे, वह भी बिल्कुल सही हालत में। रणविजय को यह बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी कि नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड जो कि हर वक्त पैरा भी देते रहते हैं, लेकिन दुश्मन ने अपना काम फिर भी कर लिया। इसका मतलब उसे अब नॉर्मल बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं है। कुछ तगड़े ऐसे दिलदार लोग चाहिए जो कि हर वक्त जान लेने
जान देने और जान लेने के लिए तैयार हो। तो वह पहुंच जाता है अपने दादाजी के भाई यानी कि दलवीर सिंह के पास में और कहता है कि मुझे गार्ड की जरूरत है। गार्ड बोले तो मुझे मेरे भाइयों के सहारे की जरूरत है, क्योंकि वही हर वक्त साय की तरह मेरे आसपास रह सकते हैं। मुझे अपने पापा के कातिलों को ढूंढना है और उन्हें आसमान में पहुंचाना है। खैर पहले तो ये सारे भाई लोग यानी कि जितने भी कजन होते हैं वे मना कर देते हैं, लेकिन दादाजी की एक आवाज पर यह सभी भाई मिल जाते हैं और एकजुट होकर कातिल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अब जैसे कि एक बार पिताजी का पर जानलेवा हमला हो चुका है तो कहीं दोबारा ना हो जाए, इसलिए तो ये सारे भाई एकजुट होकर कातिल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अब जैसे कि एक बार पिताजी पर जानलेवा हमला हो चुका है तो कहीं दोबारा ना हो जाए, इसलिए रणविजय एक बॉडी डबल को लाकर खड़ा कर देता है, जिससे बलवीर सिंह की चाल ढाल क्या बिजनेस कहाँ पर बैठना उठना है वह सब सिखाया जाता है। और एक दिन जब बॉडी डबल अपने परिवार से मिलने के लिए अपने घर जा रहा होता है तभी उस पर असरा, जैसे कि हमने इस मूवी के हाल शूटिंग वाले सीन में देखा, दबा आकर अपने बहुत सारे गाड़ी के साथ धनाधन गोलियां चलाता है और बॉडी डबल को यह सोचकर मार देता है कि वह बलवीर सिंह है। यह खबर अब तो सिंह फैमिली में पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि असली वाले तो जिंदा है। और जब वरुण उन्हें देखता है तो उसके दिमाग के चौके छक्के उड़ जाते हैं, आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो वह कॉल करके असरार को कहता है कि तूने जिसको मारा वो एक बॉडी डबल था और वह भी जिंदा है। जहाँ पर असरार ही कहता है कि ठीक है, बलवीर को मारने का काम तेरा और छोटे वाले को यानी कि रणविजय को मैं जान से मार दूंगा। मगर उसका कॉल टैप हो रहा था और अभी सारी खबर पूरी फैमिली में फैल जाती है। और जो थोड़ी देर पहले हमने सीन देखा था कि कैसे एनिमल यानी कि रणविजय सिंह अपने बॉडीगार्ड की टीम लेकर चलती मीटिंग में पहुंच जाता है और टीम लेकर चलती मीटिंग में पहुंच के बीच में लोगों के सामने वरुण को जान से मार देता है। तो वह यहाँ से कनेक्ट होता है और अब क्योंकि रणविजय को मालूम होता है कि असरार के लोग उसके पीछे आएंगे उसे जान से मारने के लिए, तो वह एक बड़ी गन का ऑर्डर देता है। अब असरार कौन है? वह एक मल्टी मिलियनियर कंपनी का मालिक जो कि बस्ती को अपने अंडर कर लेना चाहता है और अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहता है, जिसके पास में बहुत सारे आर्मी फोर्सेस मतलब काफी सारे लोग मौजूद हैं। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही रणविजय ने 80 गन तैयार करवाई, जिसकी इमेजिनेशन दिल्ली में हुई, मैन्युफैक्चरिंग बेंगलोर में हुई और असेंबलिंग महाराष्ट्र में हुई थी। मगर इस वक्त उसकी चड्डी में इचिंग वगैरह हो रही होती है तो वह चड्डी नहीं पहन के आया था। लेकिन तभी वहाँ पर गुंडे लोग पहुंच जाते, जहाँ पर फ्रेडी जो कि गन की डिलीवरी देने आया था, रणविजय उससे कहता है कि मेरे पास चड्डी नहीं है तो तू मुझे अपनी चड्डी दे दे। उसकी चड्डी पहनते हुए देखते हैं। सीन वाज लिटरली एपिक। मैं आज तक ऐसे सीन पहले कभी नहीं देखा किसी भी फिल्म में। फ्रेडी की चड्डी पहन के फ्रेडी की ही गन के साथ धनाधन ऑलमोस्ट 300 लोगों को वह गोली मार के बैन कर देता है। और वह सीन हमने ट्रेलर में भी देखा है कि जो कि थिएटर में सबके कान फाड़ रहा था। तो यहाँ पर असरार तो मारा जाता है मगर कुछ लोग रणविजय को भी गोली मार देते हैं। फिर सीन शूट होता है अस्पताल में, जहाँ पर अब उसके सुनने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है। वह 14 दिन बाद कोमा में पड़ा होता है। इनफैक्ट डॉक्टर भी आकर कहते हैं कि इसको अब जीने के लिए 4 दिन नहीं बचे हैं, इसे किसी हार्ट डोनर की जरूरत पड़ेगी। इसका दिल जब तक बदलेंगे नहीं ये मर जाएगा। तो एक हार्ट डोनर मिल जाता है, जिसके बाद में घर में एक लंबी आयु की पूजा की जाती है, क्योंकि अब रणविजय ने यह ठान लिया था कि वह अपने दुश्मनों को मार के ही दम लेगा और यह पता लगाएगा कि असरार के पीछे किसका हाथ है। लेकिन अभी इससे पूरा रिकवर होने में 3-4 महीने का वक्त लग जाता है। यहाँ पर हम उसकी एक फनी पर्सनैलिटी भी देख पाते हैं, जो कि भाई रणविजय मोटा वाला थोर बन चुका था, लेकिन 3 महीने के बाद जब अपनी पूरी बॉडी रिकवर करके अपने फिजिक्स को सही कर लेता है तो रणविजय नंगा होकर पूरे गार्डन में घूमने लगता है। और घर वाले कहते हैं कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। यह सीन देखकर आप हंस के लोटपोट हो जाओगे थिएटर में। सीन शिफ्ट होता है स्कॉटलैंड में, जहाँ पर हम असरार के भाई अबरार को देख पाते हैं, यानी कि लॉर्ड बॉबी देओल को। इन्होंने गूंगे का रोल प्ले किया है। हालांकि बोल तो वह सकते थे नहीं, मगर बचपन में उनकी मॉम की मौत की वजह से उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया था। तो उसका भाई यानी कि अबीदुल हक वही उसका ट्रांसलेटर बनकर सारी चीजें ट्रांसलेट करता रहता था। आज अबरार अपनी तीसरी शादी करने वाला था। 2 वाइफ ऑलरेडी थी इसके, लेकिन मुसलमान में होता है ना कि 3 शादी करने का रिवाज। तभी उसके आदमी से खबर आती है कि उसका भाई इंडिया में यानी कि असरार मारा गया है, जिस पर अबरार को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो पहले तो वह उसी को ठोकता है और आखिर यह बात मुझे 3 महीने बाद क्यों पता लग रही है। तो उसका कजन यह होता है कि इंडिया में अगर किसी को शूट आउट कर दिया जाता है तो सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर बॉडी की शिफ्टिंग होती है जो कि इंडिया से यहाँ तक लाने होती है। तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। अब तो यह दोनों भाई यानी कि असरार और अबरार मिलकर प्लान बना लेते हैं कि कैसे उन्हें रणविजय और स्वास्थ्य स्टील फैक्ट्री को पूरी तरीके से
उसे बर्बाद करना है। इस वक्त अबरार का गुस्सा बहुत ही ज्यादा था, तो वह अपनी जो थर्ड वाइफ है जिससे कि ऑलमोस्ट शादी होने वाली थी, लेकिन इस खबर के बाद में खून खान होते हुए भी वह जाकर उसके साथ सेक्स करता है और इतने में इतना भी पेट नहीं भरता तो वह बाकी दोनों वाइफ को ही बुला लेता है। और यह सीन जब ट्रेलर में दिखाया जाता है तो लोगों के होश उड़ गए थे, यार क्या होने वाला है यहाँ पर। तो हाँ जी हाँ, वही वाला इंटीमेशन सीन होने वाला था। फिर स्विंग शूट होता है इंडिया में और रणविजय के पास में एक जो हार्ट डोनर था उसकी फियोंसे यानी कि जोया आती है और बताती है कि तुम्हें जो दिल मिला है वह मेरे होने वाले मंगेतर का था। जिस पर रणविजय कहता है कि मैं माफी चाहता कि वह होने वाला पति जिससे तुम्हारी शादी नहीं हो पाई, लेकिन अगर अभी तुम उसका दिल महसूस करना चाहो तो मेरे पास आ सकती हो। इनफैक्ट वह उसे अपने दादाजी के घर में रहने के लिए जगह भी दे देता है। इसी बीच उनके बीच में काफी सारे इंटीमेसी भी होती है। यह बात अब गीतांजलि को भी मालूम चल जाती है तो वह रणविजय को छोड़ने की बात करती है, जहाँ पर रणविजय कहता है कि यह सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा है, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। जब तक मैं अपने पिता के कातिल को ढूंढ नहीं लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। क्योंकि गीतांजलि का वही मुंह में ब्लॉकेज वाला सीन आता है, मतलब कि उसने कोई क्या बोला था लेकिन समझ में नहीं आया काफी सारी ऑडियंस को। तो वह यह था कि तुम्हारे पिता के लिए तुम्हारा प्यार रोग है। नेक्स्ट डे हमारे एनिमल पहुंच जाते हैं जोया के पास और जितनी भी लव बाइट दी होती है तो रोल्स रॉयस वाली कंपनी मैनेजर को बुलवाकर सभी को यह कहते हैं कि लव बाइट के कलर की रोल्स रॉयस चाहिए। मुझे थोड़े दिन में के बाद कार की डिलीवरी भी हो जाती है, लेकिन उसमें एक बम फिट होता है और इन दोनों के कार में बैठने से पहले ही ब्लास्ट हो जाता है और कार की ऐसी तैसी हो जाती है। जोया को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी, जिस पर मुझे कहता है कि तुम एक तरीके से मेरी वाइफ हो, अब हम इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, मैं पुरानी वाली वाइफ को तलाक दे दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो और अब तुम पर कोई खतरा नहीं, मैं आने नहीं दूंगा। जिस पर जोया का कहना था कि मैं अभी तक तुमसे झूठ बोला, मैं एक डबल एजेंट बनकर काम कर रही थी, मुझे अबरार ने तुम्हारे पास भेजा था ताकि मैं तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाने का काम कर रही हूँ। उनका प्लान ये है कि वह तुम्हारी तरह दिखने वाला एक शख्स अब इंडिया में भेजेंगे, तुम्हें तो ऑलरेडी जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद में वह बंदा एक एक करके तुम्हारी फैमिली यानी कि वाइफ, बच्चे, मॉम, डैड को मारेगा। जो भी मरेगा वह आखिर में सिर्फ एक ही सवाल करेगा कि जो हमें बचाना चाहता था आखिर वो हमारी जान के पीछे क्यों पड़ गया है। जिस पर मुझे कहना है कि ये सब मुझे ऑलरेडी मालूम थी, मैं तो बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि आखिर तुम कब तक अपना मुंह बंद रखती हो। जिसके बाद हमारे रणविजय सिंह गाड़ियां लेकर पहुंच जाते हैं अपनी जी वैगन से स्कॉटलैंड और अब बारी आती है रियल मार्क उठाई की, जहाँ पर अबरार यानी कि बॉबी देओल भी उसे मारना चाहता था, लेकिन आबिद बोलता है कि अभी वह इतने गुस्से में है, उसके पास लोग ज्यादा हैं, वह तुझे जान से मार देगा, अगर जिंदा रहेगा तो हम अपन के प्लान को कभी भी कामयाब कर सकते हैं। तो यह लोग सीधा फ्लाइट लेकर पहुंचने वाले होते हैं कि किसी और देश में, लेकिन तब तक यह महाराज वहां भी पहुंच जाते हैं और फिर होती है धनाधन मारकुटाई। दोनों कपड़े खोलकर एक सुपर हीरो की तरह यानी कि रणबीर कपूर और लॉर्ड बॉबी देओल 2 घंटे तक एक दूसरे को खूब तोड़ दी। इनफैक्ट इन्होंने अपने लोगों तक को मना कर दिया था कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, हम दोनों एक दूसरे का बदला एक दूसरे से ही लेंगे। अब यहाँ पर वह फेमस सीन आता है जहाँ पर बॉबी देओल उसके ऊपर बैठकर सिगरेट फूकता है। यहाँ लड़ाई इतनी लंबी चलती है कि अब तो ये लोग थक चुके थे, मारते एक दूसरे को, खड़ी होने की भी ताकत नहीं होती। जिस पर रणविजय अबरार को बोलता है कि देख तू मेरा कजन भाई है, अगर तू मेरे पापा को मारने की जिद छोड़ दे तो मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। लेकिन बॉबी देओल बोलता है कि पकड़ मेरा, यानी कि वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। तो गुस्से में रणविजय उसको मार देता है, यानी कि अपने हाथों में उसका गला काट लेता है और उसकी शपथ पूरी होती है। जिस पर वह खुशी से अपने घर पर आता है, अपने पिताजी को बताता है कि मैं आपके कातिल को जान से मार दिया, मगर एक भाई था जो अभी भी जिंदा है, हो सकता है कि वह फिर से कोशिश ना करे। आपको मारने की तो मैं चाहता हूँ कि तो इन छुट्टियों में आप मेरे साथ अमेरिका चले, मगर बलवीर अमेरिका जाने के लिए तैयार नहीं होता। जिस पर वह फेमस ट्रेलर का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है, जिस पर आपके पापा बोलना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। तो कुल मिलाकर और बलवीर को कुछ समझ में आता है कि फैमिली कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उनको टाइम देना चाहिए और ये सभी ठीक हो जाते हैं।
ये पूरा घर वापस में बच जाता है। यानी कि अब रणविजय अमेरिका नहीं जाएगा, इंडिया में ही अपनी फैमिली के साथ में रहेगा। मगर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है इस मूवी के एंड में, जहाँ पर अबरार का एक और छोटा भाई होता है जिसने अपनी फेस की सर्जरी करवा ली होती है, और वह सेम टू सेम रणविजय की तरह दिखता है और पूछता है कि क्या मेरा नैन नक्श हाथ पे रणविजय से मैच करता है या नहीं। इस बॉडी डबल ने रणविजय के 2 बॉडीगार्ड को पकड़ लिया था, यानी कि जो सरदार जी उससे कजन भाई थे, और वह बोलता है कि वह तू ही था ना जिसने होटल में मेरे भाई को मारते वक्त गन दी थी रणविजय को, और अब अबरार से फाइट चल रही थी तब चाकू भी तूने ही दिया था, तो आज तो तेरी किस्मत खराब है। वह एक कसाई की तरह इन दोनों को काट के रख देता है, और फिर एक लोगो आता है एनिमल पार्क, यानी कि एनिमल पार्ट 2 का। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ यह शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और पहली बार अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके बाद मैं और भी बेहतरीन मूवीज आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए वेट एंड वॉचिंग, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।